सिद्धि ने अपनी आंखें बंद की। पलकों पर ठहरे आंसू पानी की बूंद बनकर गालों पर लुढ़क गए। मैंने कभी किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आप तो जानती हैं न माँ, आपकी सिद्धि ऐसी नहीं है। फिर क्यों मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है? बहुत बुरा लगता है ऐसे इंसान के साथ रहना जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मैं नहीं भुला सकती उन कड़वी यादों को। मेरा अतीत मेरे वर्तमान पर भारी है। मैं शायद ही कभी इस रिश्ते को निभा पाऊंगी। मेरा हर पल खौफ में गुजरता है। मुझे तो खुद पर हैरानी होती है माँ, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद मैं जी कैसे रही हूँ। सिद्धि ने अपनी माँ की तस्वीर अपने सीने से लगा ली। सुबह का वक्त, शिव का कमरा। सुबह जब शिव की नींद खुली तो उसने खुद को बालकनी में सोते पाया। रात को पता ही नहीं चला कब उसे नींद आ गई। शिव उठकर कमरे में चला आया। फोन उसका कब से सजे जा रहा था। एवांश का कॉल देख शिव ने उसे रिसीव किया। गुड मॉर्निंग चीफ, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि क्लाइंट आज सुबह की मीटिंग रखना चाहते हैं। उन्होंने जो वेन्यू बताया है मैंने आपको ईमेल कर दिया है। मीटिंग 9 बजे है। शिव ने घड़ी में वक्त देखा, सुबह 8 बज रहे थे। मीटिंग 9 बजे हो और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? सॉरी चीफ, लेकिन मैंने आपको रात में बहुत कॉल किए, आपने रिसीव ही नहीं किया। मैंने रात को ही आपको ईमेल सेंड कर दिया था। एवांश की बात से साफ जाहिर था कि यहाँ उसकी कोई गलती नहीं। शिव ने बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर दिया। उसने जब मैसेज बॉक्स ओपन किया तो देखा सिद्धि के नंबर से कई सारे मैसेज आए हुए थे। शिव को उन्हें पढ़कर बड़ी हैरानी हुई। शिव के सामने होने पर सिद्धि ने कभी इस तरह की बातें नहीं की और अब यही बातें उसे अजीब लग रही थी। सिद्धि इस वक्त घर के काम में बिजी थी। सोमनाथ जी ने कहा, बेटा रहने भी दो, तुम तो आते ही काम में लग गई। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पापा, ये मेरा घर है, यहाँ आई चीजें भी मेरी हैं, इनकी देखभाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी माँ भी न इसी तरह की बातें किया करती थी। सोमनाथ जी की बात सुन सिद्धि मुस्कुरा दी। इसी बीच घर की डोरबेल बजी। सिद्धि ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर आनंद को खड़े देखकर वो हैरानी से भर गई। सिद्धि को यहाँ देखना आनंद के लिए भी एक सपने की तरह था। उसे विश्वास करने में वक्त लगा, उसके सामने सचमुच सिद्धि खड़ी है। तुम सचमुच मेरे सामने हो ना? सिद्धि ये सुन मुस्कुरा दी। आप सपना नहीं देख रहे आनंद, मैं सचमुच यहाँ हूँ, अंदर आइए। सिद्धि ये बोल साइड हट गई। आनंद अंदर चला आया। सोमनाथ जी को देख नमस्ते कहा। कैसी तबीयत है अंकल आपकी? आपने बच्चों को आंखों के सामने देखकर मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी है। यहाँ कैसे आना हुआ बेटा? यहीं से गुजर रहा था अंकल, सोचा आप सबसे मिलता चलूं। मालूम नहीं था सिद्धि भी यहाँ होगी। वैसे माहिरा कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। आनंद के पूछने पर सोमनाथ जी ने कहा वो तो कॉलेज गई है और सिद्धि कल ही यहाँ आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सचमुच सिद्धि, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। अकेली आए हो? आनंद ने सिद्धि से सवाल किया। सिद्धि ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट बिखेरी। वो साथ आए हैं मेरे। यहाँ कोई डैड का प्रोजेक्ट है जिसे वो देख रहे हैं, बस इन्हीं सब काम में बिजी थे तो मेरे साथ नहीं रुके। आनंद उठते हुए बोला, मैं चलता हूँ अंकल। वैसे सिद्धि, तुम अगर कुछ नहीं कर रही तो मेरे साथ चलो, बाहर घूम भी लेंगे और कुछ बातें भी हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है अंकल? आनंद ने सोमनाथ जी से पूछा तो उन्होंने आनंद की बातों पर सहमति जताई। आनंद ठीक कह रहा है सिद्धि बेटा, मायके में बेटियां हंसते खेलते और घूमते फिरते अच्छी लगती हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए। सिद्धि ने इनकार नहीं किया। आप लोग रुकिए, मैं बस चेंज करके आती हूँ। आनंद वही सोमनाथ जी के पास बैठ गया। कुछ देर बाद सिद्धि चेंज कर नीचे चली आई। उसने पैरेट कलर की साड़ी पहनी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बेहद खूबसूरत लग रही है। सच बात तो ये थी कि अपनी पहली मोहब्बत को किसी और के नाम से सजते संवरते देखना बहुत मुश्किल होता है। आनंद उठकर खड़ा हो गए। वो और सिद्धि बाहर निकल गए। आनंद ने आगे बढ़कर सिद्धि के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। आनंद के अंदर ये जेंटल बिहेवियर शुरुआत से ही था। सुबह का वक्त, दक्ष का ऑफिस। दक्ष अपने डैड के कैबिन में पहुंचा। आपने मुझे बुलाया डैड? महेश जी के साथ शिखा भी वहां मौजूद थी। दक्ष ने उसके ऑफिस आने से मना किया था, फिर भी वो वहां आई। महेश जी ने कहा, हाँ मैंने बुलाया था, ये पूछना था कि जो प्रोजेक्ट पेंडिंग थे वो कहाँ तक पहुंचा। डैड, अभी काम चल रहा है इस पर।
अभी भी काम चल रहा है। दक्ष, फाइनल डेट करीब है। टाइम पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमें। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? महेश जी उसी सेंस में बात किया जिस सेंस में वो बाकी स्टाफ से बातें किया करते थे। शिखा के लिए भी वहाँ का माहौल काफी ऑकवर्ड था। उसे दक्ष के लिए बुरा लग रहा था। दक्ष ने नजरें नीचे करके कहा, डोंट वरी, काम अपने टाइम पर पूरा हो जाएगा। इतना कहकर दक्ष उनके कैबिन से बाहर निकल गया। महेश जी ने शिखा से कहा, शिखा मेरी अगली मीटिंग कितने बजे है? सर आज आपकी 2 मीटिंग होती और दोनों शाम को हैं। ठीक है, इन फाइल्स को अकाउंट डिपार्टमेंट में भिजवा दो और कहो कि मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट करे। ओके सर। शिखा फाइलें उठाए कैबिन से बाहर निकल गई। दिल नहीं माना और उसने अपना रास्ता बदल लिया। वो दक्षिण के कैबिन में पहुंची। शिखा बिना परमिशन लिए अंदर चली आई। दक्ष टेबल से टिककर खड़ा था। उसने शिखा को अंदर आते हुए देखा। शिखा उसके पास चली आई। डैड की बातों से आपको बुरा लगा? बचपन की आदत है उनकी कहने की और मेरी सुनने की। अब तक तो भाग चुका होता, कमबख्त इस दिल ने रोक रखा है। तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैं तो बस आपको देखने आई थी। मुझे लगा आप परेशान होंगे। शिखा के ये कहने पर दक्ष फीका मुस्कुराया। मेरी इतनी फिक्र है तुम्हें तो फिर ऑफिस क्यों आए? तुम्हें भी मेरी बात काटने में बड़ा मजा आता है ना? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? देखिए मैं चल सकती हूँ। घर पर बैठने से थोड़ी ना कोई ठीक होता है। शिखा ने उसे सफाई पेश की तो दक्षिण और ज्यादा चिढ़ गई। बाकियों की तरह अब तुम भी एक्सक्यूज मत दो। जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये बोल दक्ष आगे बढ़ गया। शिखा ने फाइल टेबल पर रखी और जाकर उसे पीछे से बाहों में भर लिया। नहीं जाऊंगी, आपको इस हाल में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है आप उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दक्ष ने अपने हाथ की मुठ्ठियां कस ली। शिखा उसके सामने चली आई। मुझे लेकर फिक्रमंद मत होइए, मैं ठीक हूँ। सच तो ये है मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, इसलिए यहाँ चली आई। दक्ष ने उसकी बाह पर हाथ रखकर उसे अपने नजदीक किया और उसके चेहरे की तरफ झुक गया। ऐसी बातें करके मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो? शिखा ने आगे बढ़कर उसके होंठों को छू लिया और पल भर बाद उससे अलग हो गई। दक्ष केवल ये एक पल झटके की तरह था। शिखा मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा ना, आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते, बस आपको शांत कराने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी बात है फिर तो कोशिश जारी रखो, देखते हैं कामयाबी मिलती है या नहीं। दक्ष ये बोल वापस से उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा, तभी किसी ने कैबिन की डोर नॉक किया। शिखा उससे दूर हो गई। अभी अभी तो दक्ष नॉर्मल हुआ था, फिर किसी ने आकर उसका गुस्सा बढ़ा दिया। कम इन। दक्ष के ये कहते ही जेनी अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर, मीटिंग रूम में क्लाइंट आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है मैं आता हूँ। दक्ष का जवाब सुनकर जेनी वहां से लौट गई। शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाकर आप अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए, मुझे भी बहुत काम है। शिखा जाने के लिए मुड़ी ही थी आई तभी दक्ष ने उसे अपने करीब खींच लिया। मुझसे बचने की कोशिश? दक्ष ये ऑफिस है, फिर से कोई आ सकता है। मेरा हाथ छोड़िए। छोड़ देता, लेकिन फिलहाल मेरा छोड़ने का मन नहीं है। दक्ष अपने मन पर काबू कीजिए, आपको मीटिंग के लिए निकलना है। शिखा ने जोर देते हुए कहा। दक्ष अनमने ढंग से बोला, मैंने कहा न मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? अभी तो आपने डैड से कहा आपको वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा करना है। यही हाल रहा तो आप कैसे पूरा करेंगे? ये बात भी सही है, लेकिन मैं एक शर्त पर जाऊंगा। अगर तुम प्रॉमिस करो तो। दक्ष की बातें सुन शिखा चिढ़ गई। इस वक्त आपको किस चीज की प्रॉमिस चाहिए? यही कि मेरा ये किस तुम पर उधार रहा। ये बोल दक्ष ने आई ब्लिंक की। वही शिखा हैरानी से आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। आप सचमुच बहुत बेशर्म हैं। आई एक्सेप्टेड। वैसे तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। जल्दी प्रॉमिस करो ताकि मैं जाऊं, वरना यूं ही तुम्हें बाहों में थामे खड़ा रहूंगा। शिखा उसकी हरकतों से चिढ़ गई। किया प्रॉमिस, अब जाए यदि से। दक्ष अपनी जीत पर मुस्कुरा दिया। उसके जाते ही शिखा ने सिर पर हाथ रख लिया। इन्होंने तो मेरा सिर दर्द बढ़ा दिया। कैफे लेक साइड नैनीताल। सिद्धि ने अपना पर्स टेबल पर रखा और चेयर पर बैठ गई। आनंद ने वेटर को बुलाया। सिद्धि कॉफी लोग हैं या चाय? मुझे कभी कॉफी पीते देखा है आपने? हमारे लिए चाय हूँ ठीक है। सिद्धि की जवाब सुन आनंद मुस्कुरा दिया। उसने वेटर से कहा, आप जाकर 2 कप चाय ले आइए। वेटर वापस चला गया।
आनंद ने सिद्धि से पूछा, तुम खुश तो हो ना? सिद्धि ने नजरें उठाकर आनंद को देखा। उसके पापा के बाद आनंद ही वो शख्स था जिसने उससे पूछा कि वो खुश तो है। सिद्धि एक गहरी सांस अंदर भरकर बोली, कभी कभी हमें लगता है आनंद बहुत कुछ बदल गया है, और कभी कभी लगता है सब कुछ वही ठहरा है, कुछ भी नहीं बदला। सिद्धि, मैंने बस इतना पूछा है, तुम खुश हो या नहीं? बातों को घुमाओ मत, मुझसे झूठ भी मत बोलना क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। सिद्धि अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, मैं खुश क्यों नहीं होंगी, मुझे तो जरूरत से ज्यादा मिला है। बड़ा घर, ऊंचा खानदान, शानो शौकत से भरी हुई ऐशो आराम की जिंदगी। कौन लड़की खुश नहीं होगी? दूसरों की तो पता नहीं सिद्धि, लेकिन तुम उन लड़कियों में से हो जिन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बड़ा घर नहीं, एक हंसता खेलता परिवार पसंद है। रूपा पैसा तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान से ज्यादा मायने नहीं रखता। तुम खुद को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अफसोस मेरा ये दिल तुम्हारे इस झूठ को मानने को तैयार नहीं। आनंद मन ही मन ये सब बातें सोच रहा था। वेटर उन दोनों के लिए चाय सर्व कर वहां से चला गया। सिद्धि ने आनंद से पूछा, प्लीज आनंद मुझे बताएं, अगर कृतिका के बारे में आपको कुछ भी मालूम है तो। उसे लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है। घर में सबको उसके नाम से नफरत सी हो गई है। कोई उसका जिक्र करना भी पसंद नहीं करता। बड़े पापा ने उसकी सारी तस्वीरें निकालकर उसके कमरे में रखवा दी और कमरे को लॉक करवा दिया ताकि उसकी यादें भी हमें परेशान न करे। आनंद की बातें सुनकर सिद्धि को बहुत बुरा लगा। तो क्या आप सब भी यही मानते हैं जो बाकी दुनिया मान रही है? सिद्धि शक करने की वजह भी तो है। शादी की रात जो खत हमें मिला वो हैंडराइटिंग कृतिका की थी। साफ पता चलता है वो अपनी मर्जी से भागी है। आनंद की ये बात भी सही थी। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं। शिव खुद उन्हें हर जगह तलाश रहे हैं। अगर कृतिका उनके हाथ लगी तो बहुत बुरा होगा। सिद्धि ने आनंद से कहा, प्लीज आनंद कृतिका को ढूंढिए। सब उससे नाराज है। इससे पहले पहल कोई उसे नुकसान पहुंचाए, प्लीज उसे ढूंढिए। मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी गलत हो। रिलैक्स सिद्धि, बड़े पापा उसे ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूँ वो उससे नाराज है, फिर भी उनकी तलाश जारी है। सच बात तो ये है, शादी की रात शिव ने जो धमकी उन्हें दी थी वो उस डर से अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं। आनंद की बातों से सिद्धि को शादी की रात का किस्सा ध्यान आया, जब शिव ने सबके सामने खुली धमकी दी थी, मैं अपनी बेइज्जती किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे पाताल में भी क्यों न छिप जाए आपकी बेटी। उसे वहां से भी ढूंढ कर निकालूंगा और ऐसी सजा जो वो जन्मों तक नहीं भूल पाएगी। जान ले लूंगा उसकी मैं। ये सब याद कर सिद्धि घबरा गई। आनंद ने अपना रुमाल सिद्धि की ओर बढ़ाया। तुम्हारा पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, क्या सोच रही थी तुम? कुछ नहीं। सिद्धि ने आनंद के हाथ से उसका रुमाल ले लिया। शिव भी वहां मीटिंग के लिए आया हुआ था। क्लाइंट भी मीटिंग खत्म कर जाने लगे। शिव अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। बातों ही बातों में उसकी नज़र सिद्धि पर चली गई। उसके साथ आनंद को देखकर शिव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपसे बात करके अच्छा लगा मिस्टर मल्होत्रा, हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। इतना कहकर क्लाइंट वहां से चले गए। सिद्धि, अगर तुम। आनंद बस इतना बोल पाया था। जब उसने सिद्धि के पीछे शिव को खड़े देखा तो आगे नहीं बोल पाया। उसके ऐसे रुक जाने पर सिद्धि ने उसकी नज़रों का पीछा किया। शिव को देखकर वो खुद भी हैरान हुई। सिद्धि तुरंत अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। शिव ने आगे बढ़कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिद्धि यहाँ मेरे साथ आए हैं, मैं उसे लेकर आया हूँ। आनंद की बात काटते हुए शिव ने गुस्से से कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। मुझे हरगिज पसंद नहीं कोई बीच में बोले। शिव का बात करने का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। शिव ने सिद्धि की बाह पकड़ उसे अपनी ओर घुमाया। हाउ डेयर यू, ये किस लिए लेकर आया मैं तुम्हें, ताकि तुम इन जैसे लोगों के साथ बाहर घूमो। आनंद अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। शिव, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कोई सड़क छाप इंसान हूँ? सिद्धि मेरी दोस्त है, अगर वो मेरे साथ बाहर आए तो क्या बुराई है इसमें? तुम उसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। उसका हाथ छोड़ दो। शिव ने सिद्धि की बांह छोड़ी और आनंद के पास चला आया। मुझे किससे कैसे बात करनी है ये तुम मुझे सिखाओगे? आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? शिव ने आनंद का कॉलर पकड़ लिया। ये सब देख सिद्धि घबरा गई। आसपास मौजूद लोग भी तमाशा देख रहे थे।
आनंद बोला, शिव बदतमीजी मत करो, यहाँ रोकने के लिए कोई नहीं है, मेरा हाथ भी उठ सकता है। अच्छा इतनी हिम्मत है तो उठाओ हाथ, मैं भी देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ते हो। ये बोल शिव ने उसे झटके से छोड़ दिया। आनंद चेयर से टकराकर जमीन पर गिरा। सिद्धि फौरन उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी, तभी शिव ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस पीछे कर दिया। खबरदार जो एक कदम आगे बढ़ाया तो। आनंद भी इस वक्त काफी गुस्से में था। वो उठ खड़ा हुआ, वो भी शिव को मारने के लिए आगे बढ़ा। सिद्धि फौरन शिव के आगे चली आई। उसने जब अपने हाथ जोड़े तो आनंद रुक गया। सिद्धि रोते हुए बोली, प्लीज आनंद आगे कुछ मत करो, मेरी इल्तजा है, यहाँ से लौट जाओ प्लीज। तुमने झूठ कहा सिद्धि, ये आदमी तुम्हारी जिंदगी नर्क बना रहा है, बेहतर होगा इसे छोड़ दो। तुम ऐसे घटिया इंसान को डिजर्व नहीं करती। तुमने मुझे घटिया कहा। शिव ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सिद्धि ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। प्लीज रुक जाए आप दोनों, क्यों सबके सामने तमाशा बना रहे हैं? आनंद तुम्हें क्यों समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से, जाओ, सिद्धि ने सख्ती से कहा ताकि वो यहाँ से लौट जाए। वो और कोई तमाशा नहीं चाहती थी। आनंद वहां से चला गया। शिव ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती बाहर ले गया। सिद्धि पहले से ही डरी हुई थी, ऊपर से शिव की हरकतें उसे और डरा रही थी। शिव ने कार का दरवाजा खोला और सिद्धि को जबरदस्ती अंदर बिठाया। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज जाने दीजिए मुझे। शिव ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिव की गाड़ी के निकलते ही रिजवान ने वहां खड़े गार्ड से पूछा, व्हाट हैपन? मैंने तुम्हें सर के साथ रहने को कहा था, यहाँ क्या कर रहे हो? सर ने मुझे खुद निकलने को कहा। वो बेहद गुस्से में लग रहे थे। रिजवान को इतना तो आभास हो गया था जरूर शिव के साथ सिद्धि भी होगी। उसने वहां खड़े गार्ड से कहा, सर की गाड़ी को फॉलो करो और कोई भी 100 मीटर की रेंज से अंदर नहीं जाएगा। सभी ने रिजवान के इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। शिव सिद्धि को लेकर अपने बंगलों पहुंचा। सिद्धि समझ नहीं पा रही थी आखिर वो करना क्या चाहता है। शिव गाड़ी से बाहर निकला और सिद्धि को भी जबरदस्ती बाहर निकला। वो उसके साथ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शिव उसे लगभग खींचते हुए अपने कमरे में ले आया। उसने सिद्धि को लाकर बेड पर धकेल दिया और जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया। सिद्धि डर के मारे बुरी तरह घबरा गई थी। शिव ने टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने हाथ जोड़ने की? किस बात के लिए गिड़गिड़ा रही थी तुम? आखिर लगता क्या है वो तुम्हारा? सिद्धि के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। वो इतनी घबराई हुई थी कि कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। शिव ने गुस्से से कहा, शादी से पहले उस परिवार से तुम्हारा जो भी रिश्ता रहा हो, आई डोंट केयर। अब से तुम्हारा उस परिवार से या फिर उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें दोबारा मैंने उस लड़के के साथ देखा तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा। सिद्धि के लिए ये सब एक मजबूरी की तरह था। दुश्मनी शिव की थी और निभानी उसे पड़ेगी। शिव सिद्धि के पास आकर बैठ गया। उसके इस तरह पास आने पर सिद्धि बेड पर पीछे की ओर खिसकने लगी। शिव उसे देखते हुए आगे बोला, जो तुमने गलती की है न उसकी सजा यही है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम यही रहोगी। अब तुम अपनी फैमिली के पास नहीं जाओगी। सिद्धि की आंखें बड़ी हो गई। किसी से मिलना इतना बड़ा गुनाह कैसे हो सकता है? 2 पल की खुशी ही तो मिली थी, शिव उसे भी छीन लेना चाहता है। 2 दिन बाद हम वापस लौट रहे हैं। इस घर से बाहर नहीं निकलोगी तुम। शिव ये बोल जैसे ही उठने लगा, सिद्धि ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। ये सही नहीं है, आप मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। आपको पसंद नहीं है ना? मैं आनंद से आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दीजिए। आपने कहा हम 2 दिन बाद वापस लौट जाएंगे। कम से कम ये 2 दिन तो मुझे अपने परिवार के साथ बिताने दीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगी, किसी बात से इनकार नहीं करूंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। शिव ने अपना हाथ छुड़ाया और फोन निकालकर सिद्धि को वो मैसेज दिखाया जो उसके नंबर से आया था। मेरे बगैर तो तुम्हारी नींद चैन सब उठ गया था, दिल ही नहीं ली रहा था। अब जब अपने साथ ले आया हूँ तो जाने की बिनती। सिद्धि के लिए ये सब हैरान करने वाला था। वो शिव को ये सब बातें लिखने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने न में सिर हिला दिया। ये सब मैंने नहीं भेजा आपको। तुमने नहीं भेजा।
ध्यान से देखो, तुम्हारा नंबर है, तुमने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? सिद्धि सोच में पड़ गई। उसके पासवर्ड माहिरा के अलावा और कोई नहीं जानता। सिद्धि ने नजरें झुका ली। ये सब माहिरा का मजाक था। मैं सच कहती हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारी, जानबूझकर कहती हो कि कुछ नहीं जानती। इतना कहकर शिव कमरे से बाहर निकल गई। सिद्धि बिस्तर पर अकेली बैठी रो रही थी। आनंद अपने कमरे में पहुंचा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया। आज सबके सामने शिव ने फिर उस पर हाथ उठाया था। आनंद को इससे भी ज्यादा बुरा सिद्धि को लेकर लग रहा था। न जाने वो शिव जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता रही होगी। आनंद ने बेड से उठाकर सारे पिलो को जमीन पर फेंक दिया। तुम खुश नहीं हो? उस आदमी के साथ कभी कोई खुश नहीं हो सकता। वो सबके सामने तुम्हें जलील कर सकता है। न जाने अकेले क्या क्या करता होगा। सब मेरी ही गलती है। मैं ही कभी हिम्मत नहीं कर पाया। काश तुम्हें वक्त रहते अपनी दिल की बात बता दी होती तो आज तुम मेरे साथ खुश होती। तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। सब मेरी गलती है। प्यार तो कर लिया लेकिन कभी हिम्मत नहीं दिखा पाया। लावण्या दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने बाहर से ही आनंद को आवाजें लगाई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। क्या हो गया इस लड़की को? अभी तो सीता ने मुझे बताया है ये घर आया है, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? आनंद, आनंद दरवाजा खोलो। तभी कमरे का दरवाजा खुला। लावण्या बोली, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वॉशरूम में था। आप भी थोड़ा पेशेंस रख सकती हैं। मैं किस तरह से बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। सवेंस ने बताया तुम काफी गुस्से में ऊपर आए हो, इसलिए मैं देखने चली आई। लावण्या की बात काटते हुए आनंद बोला, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो प्लीज आप जाइए। मुझे जरूरी काम है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं परेशान नहीं करूंगी। कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। लावण्या जैसे ही कमरे से बाहर निकली, आनंद ने दरवाजा बेहद ही जोर से बंद किया। लावण्या पलटकर आनंद के दरवाजे की ओर देखने लगी। ये हो क्या गया है इसे? शाम का वक्त हॉस्पिटल। तेजस की गाड़ी हॉस्पिटल के नीचे आकर रुकी। उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर मास्क और सिर पर कैप थी। मानो खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। तेजस हॉस्पिटल के अंदर चला आया। नर्स ने इशिता को मेडिसिन दी। इशिता ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। मैडम, मेडिसिन तो आपको लेनी ही पड़ेगी। नर्स ने कहा, ये कड़वी दवाएं मुझसे नहीं खाई जाएगी। इशिता ने फिर इनकार किया। तेजस इस वक्त दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके लिए ये सब नया नहीं था। उसे ये बात अच्छे से मालूम थी, इशिता को कड़वी दवाएं नहीं पसंद। इशिता, तुम बहुत ड्रामे करती हो। दवाएं नहीं खाओगी तो फीवर कैसे उतरेगा? तेजस, ये दवाएं कड़वी हैं। तुम्हें इतनी ही पसंद है तो तुम खा लो। इशिता ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। इशिता, इसे खाओ एंड बिलीव मी, ये तुम्हारा टेस्ट नहीं बिगड़ेगा। तेजस ने बड़े ही भरोसे के साथ कहा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे न? इशिता ने फिर सवाल किया। तुम पहले खाओ तो सही। बस सवाल बहुत करती हो। तेजस ने उसकी हथेली पर मेडिसिन रखी। उसकी बात मानकर इशिता ने मेडिसिन खा ली। इससे पसले उसका मुंह बिगता तेजस ने उसके मुंह में चॉकलेट डाल दी। इशिता आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। तेजस अपने हाथ बांधकर बोला, कहा था ना तुम्हारा टेस्ट नहीं बिगड़ेगा। इशिता उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। ये सब याद कर तेजस का मन भर आया था। उसने राकेश को देखा जो डॉक्टर के साथ वही आ रहा था। तेजस फौरन दूसरे रास्ते चला गया। राकेश और डॉक्टर इशिता के रूम में आए तो देखा वो दवा न खाने की जिद लिए बैठी थी। नर्स ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मैडम दवा नहीं लेना चाहती। इशिता, मेडिसिन बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने कहा। राकेश ने नर्स से मेडिसिन ली और इशिता के पास चला आया। छोटी बच्ची नहीं हो तुम जो नखरे दिखा रही हैं। जल्दी से ये मेडिसिन खाओ, राकेश ने सख्ती से कहा। इशिता ने चुपचाप मेडिसिन ले ली। डॉक्टर ने इशिता से कहा, अब आप घर जा सकती हैं। आपके डिस्चार्ज पेपर भी रेडी हैं। बस अपना ख्याल रखना होगा। इशिता ने कोई जवाब नहीं दिया। राकेश ने उसका हाथ थामा। हालांकि इशिता को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी भी वो चलने में असमर्थ थी। कमजोरी की वजह से उसे एक सहारे की जरूरत थी। इशिता कुछ दूर चली ही थी कि तब्बू दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने कदम रोक लिए। चेहरा घुमाकर दाएं ओर देखा, मानो कोई अपना बेहद नजदीक हो। सच्चाई भी यही थी।
उसे देख तेजस दीवार की ओट में छिप गया। राकेश ने कहा, अब क्या हो गया तुम्हें? चलना नहीं है क्या? इशिता चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ गई। तेजस ने वापस पलटकर नहीं देखा। वो ये भी नहीं समझ पा रहा था आखिर वो यहाँ क्यों आया। नफरत किसी के लिए दिल में फिक्र पैदा नहीं करती। शाम का वक्त, सिद्धि का घर। माहिरा भी कॉलेज से लौट आई। सोमनाथ जी इस वक्त पीछे वाले गार्डन में थे। माहिरा भी वही चली आई। पापा आप अकेले हैं यहाँ? दी कहाँ हैं? तुम कॉलेज से कब आए? उसे देखकर सोमनाथ जी ने सवाल किया। बस अभी अभी, और दी की फेवरेट आइसक्रीम भी लाई हूँ। बताए न, दी कहाँ हैं? मैं उनके रूम में भी देखकर आई हूँ, वो वहाँ नहीं है। सुबह आनंद आया था, सिद्धि उसके साथ गई है। बड़े दिनों बाद मौका मिला है, मैंने ही कहा बाहर घुमाओ। परेशानी न हो इसलिए मैंने फोन नहीं किया। आती ही होगी, सोमनाथ जी ने कहा। माहिरा मन ही मन खुद से बोली, ओ तो मिस्टर देवानंद आए थे। उन्हें कैसे पता दी आए हैं? खैर पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन को सब कुछ पता होता है। मैं अपने कमरे में जा रही हैं। थोड़ी देर में मैं खुद ही दी को कॉल कर लूंगी। ये बोल माहिरा वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ सिद्धि अभी भी कमरे में बंद थी। बिस्तर पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। वो यहाँ से हिली भी नहीं। शिव हाथ में कॉफी मग लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। सर्वेंट को नीचे आते देखा तो रोककर पूछा, ये चाय किसके लिए लेकर जा रही हो? मैडम को चाय पसंद है। मैं उनके लिए लेकर गई थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सुबह भी कुछ भी नहीं खाया, अब चाय के लिए भी मनी कर दिया। वो बस कमरे में बैठी रो रही हैं। ये सब बातें सुनकर शिव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपना कॉफी मग सर्वेंट को देते हुए कहा, इसे वापस ले जाओ। ये बोल शिव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसा कि उसने सुना था कमरे में वैसा ही पाया। सिद्धि की सिसकियां बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। पहले तो शिव गुस्सा में था लेकिन अब रियलाइज हो रहा था उसने सिद्धि के साथ काफी रूड बिहेव किया। शिव कमरे के अंदर चला आया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सिद्धि ने चेहरा घुमाकर देखा। शिव को देख वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उससे चेहरा छिपाकर वो अपने आंसू पोंछने लगी। ये रोना धोना क्यों मचाया है तुमने? खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। सिद्धि का जवाब सुन शिव उसके सामने चला आया। सुबह वाली बात से नाराज हो? करती क्यों हो ऐसी गलतियां? मुझे समझ नहीं आता, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? अपने दोस्त के साथ बाहर गई थी, उस दोस्त के साथ जिसके साथ बचपन से खेलकर बड़ी हुई हूँ। आपसे रिश्ता जुड़ने का मतलब ये तो नहीं मैं सारे रिश्ते भूल जाऊं। सिद्धि ने एक बार भी शिव से नजरें नहीं मिलाई। शिव उसके पास बैठ गया। भूलना होगा क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें मेरी मर्जी के हिसाब से चलना होगा। देखो तुम मानो या न मानो लेकिन अपनी हालात की जिम्मेदार तुम खुद हो। सिद्धि ने नासमझी से शिव की ओर देखा, आखिर उसके कहने का मतलब क्या था? तुमने कहा था तुम मजबूरी में मेरे साथ मंडप पर बैठी थी, जबकि ये झूठ है। तुम अपनी मर्जी से एक अच्छी जिंदगी जीने के ख्वाब के साथ मंडप पर बैठी थी। मसला दो परिवारों का था, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बीच में एक नहीं आना चाहिए था। न तुम आती और न आज अपनी हालत की जिम्मेदार होती। सिद्धि तो बस उसे देखती रह गई। कितनी चालाकी से उसने बातों का रुख उसकी ओर मोड़ दिया। सिद्धि ने नजरें झुकाए कहा, कृतिका के जाने पर जिस तरह से आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, क्या मैं उस इल्जाम से बच जाती? ऐसा हरगिज नहीं होता। आज पत्नी की हैसियत से आपके साथ हूँ और जैसा आपने कहा वैसा होता तब भी मैं आपकी कैद में होती। दोनों ही सूरतों में मैं आज़ादी को तरसती। सही कही तुमने, शक के घेरे में तुम तब भी रहती। अब भी तुम्हारे पास मौका है। मुझसे कुछ भी मत छिपाओ, जो सच जानती हो बता दो। यकीन मानो तुम्हारी कैद से एक आज़ादी मैं तुम्हें दिलाऊंगा। शिव की बातों पर सिद्धि का मन का की उसके बहुत कोसे। वो क्या उसे आज़ादी दिलाएगा? उसे तो सिर्फ दर्द देने में मजा आता है। सिद्धि उससे चेहरा फेरकर बोली, जख्म का इलाज हो सकता है, अफसोस आपके शक का मेरे पास कोई इलाज नहीं। शिव बिना कुछ कहे उठकर खड़ा हो गया और कमरे से बाहर चला आया। बहुत जिद्दी लड़की है, मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। ठीक है, देखता हूँ कितने वक्त तक सच छिपाती हो, कभी न कभी तो वो मेरे हाथ लगेगी ही। रात होने को आए लेकिन सिद्धि अपने घर नहीं लौटी थी। माहिरा डिनर तैयार कर डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। सिद्धि अभी भी कमरे में चुपचाप बंद बैठी थी।
उसके फोन पर किसी का कॉल आया। आनंद का नंबर देख सिद्धि उसे इग्नोर किया। सुबह हुई तमाशे के बाद वो औरत कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। फोन एक बार फिर से बज उठा। सिद्धि ने इस बार अपना चेहरा फेर लिया। आनंद परेशान होकर बेड पर जा बैठा। आखिर बात क्या है सिद्धि, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो ठीक तो है ना? शिव पर मैं कभी विश्वास नहीं कर सकते। मेरा दिल नहीं मान रहा। सिद्धि ठीक है, जरूर कोई बात है। सिद्धि ने जब देखा माहिरा का कॉल आ रहा है, उसने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो दी, कहाँ हो आप? मैं कब से आपका डिनर पर वेट कर रही हूँ। पापा ने बताया आप सुबह मिस्टर देवानंद के साथ गई थी, उसके बाद से लौटी ही नहीं। मुझे आप इतनी रात तक बाहर घूमने के लिए मना करती हैं और खुद इतनी देर तक बाहर है, उसका क्या? सॉरी माहिरा, मैं घर नहीं आऊंगी। मैं इस वक्त शिव के साथ हूँ। आप जीजू के साथ हो पर घर क्यों नहीं आओगी? ऐसा नहीं चलेगा, आप दोनों अभी आइए, माहिरा ने जिद करते हुए कहा। सिद्धि ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को संभाला था। ये पॉसिबल नहीं है माहिरा, शिव को जरूरी काम था, इसी वो मुझे अपने साथ ले गए। मैं इस वक्त उनके फार्म हाउस पर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पापा को बोला दूंगी। आप ये बताए सुबह तो आ जाएंगी ना? मालूम नहीं। सिद्धि का ये जवाब सुन माहिरा हैरानी से बोली, क्या मतलब? पता नहीं। आप सुबह आ रही हैं या नहीं? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, शिव से पूछना पड़ेगा उन्हें, कल कोई जरूरी काम तो नहीं? सिद्धि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो उस वक्त रोना नहीं चाहती थी। माहिरा उदास होकर बोली, शादी के बाद आप पूरी तरह से पराये हो गई। मैं फोन रखती हूँ, वैसे भी आपने मुझे काफी डिसअपॉइंट कर दिया। इतना कहकर माहिरा ने कॉल कट कर दिया। सिद्धि बिस्तर पर लेट गई। अब उसने खुद के आंसुओं को नहीं रोका। माहिरा ने अभी अभी फोन नीचे रखा था, तभी आनंद का कॉल आया। माहिरा के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर दिया। हेलो मिस्टर देवानंद, इस वक्त कैसे याद किया आपने? वो बात यह है कि मैं सिद्धि का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। सुबह उसका ब्रेसलेट कैफ़े में ही छूट गया था। तुम ज़रा उससे बात करवा दोगी? जरूर बात करवा देती, लेकिन वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब? सिद्धि वहाँ नहीं होता तो फिर कहाँ है? आनंद ने घबराते हुए पूछा। दी सुबह आपके साथ गई थी न, तभी उन्हें शायद जीजू मिल गए। कोई जरूरी काम था इसलिए वो उनके साथ उनके बंगलों पर चली गई। मेरी अभी कुछ देर पहले ही उनसे बात हुई है। डोंट वरी, मैं बाद में उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। और कुछ नहीं, गुड नाइट। ये बोल आनंद ने कॉल कट कर दिया। वो इस वक्त काफी बेचैन था। शिव का सिद्धि को ट्रीट करना, बदतमीजी से उससे बात करना, आनंद कुछ भी भूला नहीं था। उसे सिद्धि की फिक्र सताने लगी थी। मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आई एम श्योर उस शिवे कुछ गलत किया होगा। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। माहिरा मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन में आनंद की तस्वीर देख रही थी। आपकी यही बातें तो मुझे बहुत पसंद आती हैं। आप सबकी फिक्र करते हैं। मुझे अपनी पसंद पर बहुत नाज है। माहिरा, सिद्धि से बात हुई थी तुम्हारी? सोमनाथ जी की आवाज़ सुन माहिरा उठकर उनके पास चली। थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। कोई जरूरी काम था इसलिए जीजू दी को अपने साथ ले गए। वो आज रात घर नहीं आएगी। मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। चलिए हम दोनों डिनर करते हैं। अब तुम्हारी दी की शादी हो चुकी है, उसके लिए वो परिवार पहले है और हम बाद में। आप गलत हैं पापा, मेरे लिए तो मेरा ये परिवार पहले है, उसके बाद सारी दुनिया। माहिरा की बात पर सोमनाथ जी मुस्कुरा दिए। शिव के बंगलों के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। आनंद इतनी रात गए यहाँ किस लिए आया था? शायद ही कोई इस सवाल का जवाब जानता था। आनंद आगे बढ़ने लगा तो गार्ड्स ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुक जाए, आप यूं ही अंदर नहीं जा सकते। मैं यहाँ सिद्धि से मिलने आया हूँ। गार्ड ने उसे बाहर ही रुकने को कहा। वो खबर देने के लिए घर के अंदर चला आया। शिव नीचे हॉल में ही बैठा था, लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था। गार्ड ने उसके पास आकर कहा, सर बाहर कोई लड़का खड़ा है। पूछने पर बताया कि वो मैडम से मिलने आया है। ये सुनते ही शिव के काम करते हुए हाथ रुक गए। उसने चेहरा उठाकर गार्ड की तरफ देखा। कहाँ खड़ा है वो? जी हमने उसे मैन गेट पर रोका हुआ है। नाम क्या बताया उसने? शिव के इस सवाल पर गार्ड ने नजरें नीची कर ली। पूछा नहीं सर, जाओ जाकर उसे अंदर भेजो। शिव का जवाब सुन गार्ड वहां से चला गया।
शिव ने लैपटॉप बंद किया और वही अपनी जगह पर बैठा रहा। गार्ड्स ने आनंद को अंदर जाने दिया। वो जब घर के अंदर आया तो उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आया। सिद्धि, आनंद ने जैसे ही उसका नाम लिया तभी पीछे से किसी ने कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये आवाज आनंद के लिए जानी पहचानी थी। उसने पलटते हुए कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं यहाँ सिद्धि से मिलने आया हूँ। इतनी रात गए मेरे घर में आकर मेरी बीवी से मिलने की बात कर रहे हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें परमिशन दूंगा? तुम्हारी खैरियत के लिए कह रहा हूँ। जैसे चलकर आए हो वैसे ही शांतिपूर्वक लौट जाओ, नहीं तो जिन पैरों पर आए हो उस पर चलकर जाना मुश्किल हो जाएगा। शिव की धमकी सुन आनंद ने हैरानी से उसे देखा। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे धमकी दोगे। तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धि की वजह से। बताओ कहाँ है वो और क्या किया है तुमने उसके साथ? मेरी बीवी है, मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुम सवाल पूछने वाले कौन होते हो? शिव ने गुस्से से कहा। दोनों के बीच माहौल बिगड़ चुका था। नीचे की आवाजें ऊपर तक पहुंच रही थी। सिद्धि ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखने चली आई। उसने जब कॉरिडोर से नीचे की तरफ देखा तो आश्चर्य से भर गई। शिव और आनंद एक दूसरे से बहस कर रहे थे। सिद्धि को कुछ भी ठीक नहीं लगा। वो भागती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। शिव ने आनंद का कॉलर पकड़ लिया था। आनंद भी इस बार चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने शिव के हाथ को झटकते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया। शिव कॉच की मेज से टकराया। मेज को चटकने में वक्त नहीं लगा। शिव ने भी अपने गुस्से पर नियंत्रण खो दिया और आनंद पर हाथ उठाया। दोनों के बीच हाथापाई होते देख सिद्धि बीच बचाव करने पहुंची। क्या कर रहे हैं अब दोनों, छोड़िए एक दूसरे को। शिव के गार्ड्स भी भागते हुए अंदर चले आए। सिद्धि की बात मानकर आनंद शिव से दूर हो गया। सिद्धि गुस्से से बोली, आखिर आप क्यों आए यहाँ? किसने आपको आने के लिए कहा? सिद्धि, मैं अच्छे से जानता हूँ ये इंसान तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता है। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। आनंद के ये कहते ही सिद्धि ने गुस्से से उसकी ओर देखा। क्या मैंने आपकी मदद मांगी? आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? क्यों मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं? मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अगर आपके मन में गलत फहमी है तो मैं उसे दूर नहीं कर सकती। कैसी गलतफहमी सिद्धि? मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब दिखता है। क्या से क्या हाल बना दिया है इसने तुम्हारा, हर रोज तुम्हें टॉर्चर करता है, क्यों अपने घर वालों से छिपा रही हो? आनंद ने उसके समझाते हुए कहा। मैं किसी से कुछ नहीं छिपा रही। पति पत्नी के बीच का आपसी मसला है जिसमें आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आनंद, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। आप क्यों मुझे खुश नहीं देखना चाहते? मैं हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाए और वापस कभी मत आएगा। प्लीज जाए यहाँ से। आनंद के लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी थी। वो यहाँ सिद्धि की मदद करने के लिए आया था और वो खुद उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। शिव ने कहा, तुम खुद जाओगे या मेरे गार्ड्स तुम्हें बाहर तक छोड़कर आए? आनंद ने सिद्धि की ओर देखा। दोस्त कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम तकलीफ में हो ये जानने के बाद भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। इसका अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। अपनी बात पूरी कर आनंद वहां से चला गया। सिद्धि हताश हो गई। आज उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को दुखी कर दिया था। आनंद और कृतिका के अलावा और कोई उसके इतने करीब नहीं था। सभी गार्ड्स बाहर चले गए। सिद्धि जैसे ही पीछे मुड़ी उसने शिव के हाथ की तरफ देखा जहां से ब्लीडिंग हो रही थी। सिद्धि ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, शिव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या कर रही हो? हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, मुझे देखने दीजिए, सिद्धि ने सख्ती से कहा। वो ये देखकर हैरान थे, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी हथेली में फंसा हुआ था। वो अब तक इसे बर्दाश्त कर रहा था। सिद्धि ने नजर भर उसके चेहरे को देखा और फिर कॉच निकाला। आप यही बैठिए, मैं मेडिसिन बॉक्स लेकर आती हूँ। सिद्धि भागती हुई वहां से चली गई। शिव, जो कि कुछ देर पहले काफी गुस्से में था, वो अब शांत अनुभव कर रहा था। सिद्धि ने उसे सोफे पर बैठने को कहा और खुद उसके हाथ पर बेडेंज करने लगी। शिव मन ही मन खुद से बोला, आखिर ये है कौन? मैंने सुबह से इसके साथ गलत बिहेव किया और ये मेरी फिक्र जता रही है। ये सचमुच वही है ना? शिव की धड़कनें एक पल के लिए तेज हो गई। न जाने उस पल में उसे क्या होने लगा था। शिव ने मन में कहा, ये सब गलत है। बहुत चालाक है ये।
कब किसे शीशे में उतारना है ये अच्छे से जानती है। वैसे भी इनकी फितरत में शामिल होता है अच्छा बनने का ढोंग करना। ये कभी किसी की नहीं हो सकती। सिद्धि ने उसके हाथ पर बैंडेज करते हुए कहा, अपने हाथ को कुछ दिन पानी से दूर रखिएगा। सिद्धि कह ही रही थी कि तभी शिव ने हाथों का स्पर्श महसूस कर उसने अपनी नजरें उठाई। शिव का दूसरा हाथ उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे की ओर कर रहा था। शिव ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके चेहरे के नजदीक झुक गया। हुनरबाज तो हो तुम, पल भर में इंसान पर जादू कर देती हो। अब देखो न, पहले तो फोन पर उससे मेरी इतनी बुराइयां की होगी ताकि वो घर आकर हंगामा करे। जब वो यहाँ आया तो उसके आगे मेरी हिमायत कर अच्छी बीवी बनने का अच्छा ढोंग किया। जो भी कहो तुम्हारा ड्रामा रियलिस्टिक था। वैसे एक बात बताओ, ये सचमुच दोस्ती है न? वो क्या है कि दोस्ती में इंसान इतना आगे नहीं बढ़ता। सिद्धि का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो शिव की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। वही शिव उसके कान के पास आकर बोला, दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है तुम दोनों के रिश्ते में। जरा खुलकर बताओ और कितनी लिमिट क्रॉस की है तुम लोगों ने। सिद्धि ने शिव के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेल दिया। आप में इंसानियत मर चुकी है। इस घटिया सोच के साथ आपने साबित कर दिया जानवर भी आपसे अच्छे होते हैं। मुझे अपने करैक्टर की सफाई किसी के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सिद्धि भागती हुई सीढ़ियों की तरफ चली गई। शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर मुझे हो क्या गया है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? पहले खुद उसे तकलीफ पहुँचाता हूँ और फिर उसके लिए खुद को ही कोसता हूँ। ये ज्यादा दिन मेरे पास रही तो मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह का वक्त, दक्ष का घर। दक्ष अभी भी नींद में था। महेश जी कब से उसकी इंतजार कर रहे थे लेकिन वो नीचे नहीं आया। मजबूरन वो खुद ऊपर चले आए। महेश जी ने दरवाजा खोला तो देखा वो अभी भी गहरी नींद में था। उनकी नज़र दक्ष के फोन पर गई। वीडियो कॉल ऑन था और फोन के दूसरी तरफ कोई लड़की थी। चेहरा बाल से ढके होने के कारण महेश जी उसका चेहरा देख नहीं पाए। उन्होंने फोन बंद कर दिया। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, शायद मैं ही इस बात को भूल गया था। महेश जी उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, दक्ष दक्ष वेक अप। दक्ष ने कुनमुनाते हुए तकिए से अपना चेहरा ढक लिया। महेश जी ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो दक्ष ने अपनी आंखें खोल ली। डैड आप, वही तो तुम्हें बताने आया हूँ। अब तुम 4-5 साल के बच्चे नहीं रहे जो मुझे जगाने के लिए आना पड़े। बात क्या है तो इतनी देर तक सो रहे हो? दक्ष उठते हुए बोला, रात को काम कर रहा था डैड, इसलिए देर से सोया। हाँ क्यों नहीं, आजकल के बच्चे देर रात तक फोन पर बातें करते हैं और फिर सुबह उठकर पेरेंट्स को एक्सक्यूज देते हैं। महेश जी ने मन में कहा। वो दक्ष से बोले, रेडी होकर नीचे आ जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। अपनी बात पूरी कर महेश जी कमरे से बाहर चले गए। कौन सी वो लड़की? सीधे सीधे पूछूंगा तो ये मुझे कोई जवाब नहीं देगा। मुझे अपने तरीके से पूछना पड़ेगा। सुबह का वक्त, मल्होत्रा विला। कुछ देर पहले ही आरती खत्म हुई थी। पंडित जी के जाते ही मंदाकिनी जी हॉल में चली आई। अमृता जी और आकाश भी वहीं पर थे। माँ आपने अपनी चाय नहीं ली? अमर जी ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली, मुझे तो सिद्धि के हाथ की चाय की आदत लग गई है और किसी के हाथ की पसंद ही नहीं आती अब। मतलब माँ आपको बहुत याद आ रही है अपनी बहू की? फिक्र मत कीजिए, परसों वो लोग वापस आ रहे हैं। आकाश ने कहा, जैसे मेरे शिव का घर बस गया वैसे ही मेरे तेजस का भी घर बस जाए। महादेव से यही प्रार्थना है। अमर तुम जरा लड़की ढूंढना शुरू करो। अभी से देखेंगे तो अच्छा रिश्ता ढूंढने में समय भी लगेगा। आकाश ने अमर जी की ओर देखा। भैया कुछ रिश्ते हैं मेरी नज़र में। कई बिजनेस पार्टनर हैं जिन्होंने अपनी बेटी के रिश्ते की बात की थी। मैंने उस वक्त टाल दिया था। अगर आप लोगों को ठीक लगूं तो मैं बात चलाऊं। एक बात ध्यान से सुनना, घर परिवार और खानदान हमारी हैसियत का ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ हमारी छोटी बहू भी सिद्धि की तरह ही हो। मंदाकिनी जी की बात का जवाब देते हुए अमर जी ने कहा, माँ किसी के जैसा ढूंढकर लाना तो आसान नहीं, बस जो भी हो अच्छा हो। और मेरे लिए, ये कहते हुए कृष्ण मंदाकिनी जी के पास आकर बैठ गया। मुझे भी तो शादी करनी है। तेजस ब्रो के बाद मेरा भी नंबर आएगा। मंदाकिनी जी उसकी बात पर हंस पड़ी। अभी तो उसमें बहुत वक्त है। तुम पहले बड़े तो हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए भी एक राजकुमारी ढूंढ कर ले आएंगे। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, इसलिए सब कुछ मुझे लास्ट में मिलता है।
कोई मुझसे छोटा क्यों नहीं है? कृष की इस बात पर मंदाकिनी जी ने कहा, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आज नहीं तो कल तुमसे छोटा जरूर आएगा। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे बिग ब्रो और भाभी की है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये कैसे होगा दादी? कृष बहुत ज्यादा हो गया। अब जाकर तुम नाश्ता करो और दादी को परेशान मत करो, आकाश ने कहा तो कृष उठकर वहां से चला गया। अमर जी ने मंदाकिनी जी से कहा, माँ आप बहुत जल्दीबाजी कर रही हैं। दोनों बच्चे अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुए, इतनी जल्दी उम्मीद लगाने का क्या मतलब? उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। तुम लोग नहीं समझोगे। बच्चे के आने के बाद शिव और सिद्धि का रिश्ता और मजबूत होगा। कोई जोर नहीं डाल रहा, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उन्हें बताना ये गलत भी तो नहीं है। आकाश अमर जी की ओर झुककर आहिस्ता से बोला, भैया माँ अपनी जिद की पक्की है। आप ही शिव को समझाएगा, वरना तो मुझे लग हो रहा है घर का माहौल बिगड़ने वाला है। अमर जी ने खांसने की एक्टिंग की तो वो चुप हो गए। सुबह का वक्त नैनीताल। शिव जॉगिंग करके अभी अभी लौटा था। उसने सर्वेंट से कॉफी बनाने के लिए कहा और अपने रूम में चला गया। सिद्धि दूसरे रूम में थी, हैरान परेशान सी बालकनी में खड़ी थी। कल जो कुछ हुआ वो सभी बातें उसके दिमाग में तैर रही थी। वो खुद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थी। आनंद को बहुत बुरा लगा होगा, शायद वो अब मेरी शक्ल भी न देखे, लेकिन ये सब जरूरी था। मैं उन्हें शिव के हाथों बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती थी। जिस तरह कृतिका का गुस्सा मुझ पर निकलता है, ठीक उसी तरह उस नाराजगी का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। अच्छा ही होगा वो मुझसे कोई सहानुभूति न रखे, बस अपनी जिंदगी में खुश रहे। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हमारी कब्र पर कभी चिराग जला देना। जिंदगी में अंधेरा भी तुम्हारी ही रहमत है। हर अश्क बयां करता है बेरुखी तेरी, हर जख्म में दिल तेरे इश्क की अलामत है।